हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर विवेक मिश्रा जी। मिश्रा जी एक जानी पहचानी शख्सियत है। ये राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं और शिक्षक होते हुए ये इन्होंने साहित्य की ओर कदम रखा और आज हम इनसे साहित्य से जुड़ी कई बातें इनसे जानेंगे। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विवेक मिश्रा साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं दर्शकों को। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपने ये शिक्षा का क्षेत्र कब से चुना और साथ ही साहित्य के बीज आप में कब से पड़े? धन्यवाद सर। साहित्य का जो बीज है वो मुझे जहाँ तक ध्यान आता है जी कि 9वीं क्लास में पढ़ते वक्त जी साहित्य का बीजारोपण हो गया था जी और बीए सेकेंड ईयर तक आते आते रचनात्मक रूप से हम लोग लिखने लगे थे जी और पहली शुरुआत एक तरह से देखें तो समाचार पत्रों में चिट्ठी लिखने के रूप में हुई। बिल्कुल। और धीरे धीरे साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ती गई और मेरी जो शिक्षा है जी वह गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है और फिर स्थानीय इंटर कॉलेज से जी और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की शिक्षा और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आने का मानस बन गया और लगा कि हम शैक्षिक जगत में ही जी एक बड़ा काम कर सकते हैं और शिक्षा के साथ जब आप साहित्य से होते हैं तो समाज और संस्कृति से जुड़ने का बड़ा मौका मिलता है। और साहित्य मेरे लिए केवल अध्ययन अध्यापन का विषय भर नहीं था, बल्कि साहित्य के माध्यम से अपनी आत्मा को और समाज की सामूहिक आत्मा को समझने का एक बड़ा अवसर रहा। इसलिए जब मैं साहित्य के माध्यम से कोई बात करता हूँ और उसमें खासकर मेरी विधा कविता रही है और कविता के बाद आगे चलकर आलोचनात्मक लेखन और निबंध लेखन में मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन साहित्य को अपनाने के पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य में जब आप जुड़ते हैं तो आप एक व्यक्ति के रूप में एक टेबल से काम करना शुरू करते हैं और बृहत्तर समाज से जुड़ जाते हैं। उन तमाम लोगों के सुख दुख आपके हो जाते हैं जिनसे आपका पहला परिचय भी नहीं होता। बिल्कुल सत्य। इसलिए मुझे ये बराबर से लगता है कि कविता का बीज, साहित्य का बीज होता सब में है, वो अभिव्यक्त कब हो रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए निश्चित तौर पर एक लेखक को अभ्यास करना पड़ता है। और एज लेखक निरंतरता और अभ्यास के लिए समाचार पत्र, मीडिया और इस तरह की जगहें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो भले ही बड़ा मीडिया घराना न हो, पर छोटा मीडिया घराना भी आपको बड़ा लेखक बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं मीडिया का भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिखने की पहल जो चिट्ठी लिखने से शुरू हुई थी, पहली बार नवभारत टाइम्स में और जनसत्ता में पहली चिट्ठी लिखी गई थी और उससे जब समाज में अपनी एक पहचान बननी शुरू हुई तो वह लेखन की दिशा की ओर लेकर आई। और मेरी पहली जो कविता है वह चंद्रभागा बोलते पत्थर प्रकाशित कविता के रूप में, वैसे तो डायरी में बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, पर पहली कविता दिसंबर 2003 में
राजस्थान पत्रिका के रविवारी अंक में चंद्रभागा बोलते पत्थर प्रकाशित हुई। बहुत बढ़िया। और उस कविता का मैं यहाँ पर पाठ करना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चंद्रभागा बोलते पत्थर। पत्थर की छाती पर कलकल कलकती शांत पावन गंगा सी चंद्रभागा अपने गर्भ में अतुल जल राशि को समेटे समय की क्रूर हवाओं की साक्षी कह रही पत्थरों की जुबानी। शताब्दियों से ये काले लाल पत्थर चंद्रभागा के जीवित समय कसाव सिलवटों और तनाव को सहेजे हैं। बहुत बढ़िया। वह केवल एक नदी नहीं, उसके किनारों पर इतिहास व संस्कृति के सोते से सिंची है एक और नदी। कला, वास्तुशिल्प और बोलते पत्थरों के साथ इस नदी को मिटाया मूर्तिभंजकों, नैतिकतावादियों आदि ने। फिर भी पलस्तर के चूने से वे उभार, वे शिल्प, जीवित पत्थर झांकते हैं। दर्शक की आंखों में खिंचे हुए वर्षों की साधना से तरासे होंगे। शिल्पी की छेनी ने एक एक उभार, तनाव, देह की पुष्ट मांसपेशियां सभी कुछ बोलती हैं। वे प्रकट हो जाते समय असमय चंद्रभागा में, बामियान में। फिर भी चंद्रभागा जीवित है दूसरी नदी के साथ, क्योंकि अभी भी शेष हैं आँखें सौंदर्य को, जल को, जीवन को देखने के लिए। चंद्रभागा की जलराशि ही केवल नदी नहीं, सभ्यता, संस्कृति व रूप की, सौंदर्य की भी नदी है। अभी तुम्हारे पावन तट पर बहुत कुछ बचा है मनुष्य के लिए, इतिहास के लिए, सत्य के लिए। एक बार और बहो स्मृति में अपनी धरोहर के साथ। नदी, सौंदर्य की देवियों, एक दर्शक का तुझे प्रणाम। आओ उतरो एक बार जीवन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आपने ये कविता शायद झालावाड़ जब आप लेक्चर रहे होंगे तब लिखी होगी, और प्रत्यक्ष में चंद्रभागा नदी को आपने देखा और आपने उसका वर्णन किया। बहुत अच्छा। मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इस साहित्य सृजन में प्रेरणा स्रोत कौन रहे? साहित्य सृजन में प्रेरणा स्रोत के रूप में, साहित्य के प्रति अभिरुचि के रूप में मैं अपने 10वीं के हिंदी के अध्यापक रामस्वरूप मल को याद करना चाहूँगा। और रामस्वरूप मल जी जिस तरह से पढ़ाते थे और जो सादगी की प्रतिमूर्ति थी उनकी, वह हम लोगों के जीवन में घर कर गई। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल में जो जिस तरह से उन्होंने हिंदी पढ़ाया, बाद में मैं उस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक तमाम बड़े प्रोफेसर से पढ़ते हुए भी बिल्कुल वह रागात्मक लगाव अपने विद्यार्थी के प्रति नहीं देख पाया, जो रागात्मक लगाव हमारे उस आदि अध्यापक रामस्वरूप मल जी का था। और उनकी ही देन है कि शायद हम लोग हिंदी को अपना अध्ययन अध्यापन का बाद में विषय बनाए। विवेक मिश्रा जी, आप साहित्य के क्षेत्र में समाज को क्या देना चाहते हैं? साहित्य के माध्यम से समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए एक बड़ा संदेश ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की एकात्मक सत्ता है और जो भारतीयता है, उस भारतीयता को, अपनी संस्कृति को, अपनी सामाजिक सत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए हमें विकास की दुनिया को तय करना होगा। और आज आधुनिकता की आंधी में जो कुछ भी हमारे सामाजिक टूट फूट हो रहे हैं, उस टूट फूट को रोकने के लिए अगर हमारे पास कोई बड़ी शक्ति है तो वह साहित्य है। और साहित्य का ये धर्म है कि वह लोगों के हृदय पर अस्थायी रूप से अपना रंग जमाता है।
राजनीतिक दृष्टि से जो बदलाव होते हैं वह बहुत तेजी से होते हैं और साहित्य का बदलाव धीमी गति से होता है, पर वह लोगों के हृदय पर अस्थायी रूप से अपना असर रखता है। तो इस रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्यकार की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज को एक सूत्रता में बांधकर रखने का संदेश दे और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपने साहित्य को आगे लेकर आए। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, साहित्य सृजन में आपकी प्रमुख विधा कौन सी रही? आपने बताया कविता, और भी आपकी पुस्तकें आई है जी, आपने क्या लिखा उसमें सर? साहित्य सृजन में मेरी सबसे प्रिय विधा के रूप में कविता रही है, और वह भी अतुकांत कविताएं। जी। छंद के बंधन से मैं अपने को हमेशा से मुक्त करता रहा और मुक्त रखते हुए चला। और कविता के अलावा लगभग 4-5 साल एक ऐसा कालखंड था जो मेरी प्रिय विधा के रूप में रेखांकन हुआ करती थी, और देश की शायद ही कोई पत्र पत्रिकाएं हों जिसमें मेरे रेखांकन, मेरे चित्र कवर पेज पे और अंदर के पृष्ठ पर न आए हों, और फिर रेखांकन से उबर कर मैं वापस कविता में और साहित्य के विचार क्षेत्र में उतरता हूँ। मेरे लिए किसी भी विषय पर विचार करना, विमर्श करना और बहस करते हुए लिखना, मैं समझता हूँ मेरी एक प्रिय विधा है। मेरे लिए बहाना होता है लिखना। बिल्कुल। जिसे निबंधकार कहता है कि उसके लिए विषय बहाना है, वैसे ही मैं भी अपने लिए ये बराबर से कहता आया हूँ कि मेरे लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, और वह चीज़ मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है जो कुछ अटपटा सा दिखता है। राह चलते अगर मुझे कोई नई चीज़ दिखती है तो वह लिखने के लिए तब तक परेशान करती है जब तक उस चीज़ को मैं लिख कर रख न दूँ। फिर पिछले दिनों मैंने, मतलब आप आश्चर्य करेंगे, 3 मेरे कविता संग्रह आए, और तीनों कविता संग्रह किसी एक विषय को केंद्र में रखकर हैं। जैसे पहला जो कविता संग्रह है, कुछ हो जाते पेड़ सा, तो वह पेड़ की प्रकृति और पेड़ होने का मतलब समझाने के लिए 100 कविताओं का एक संकलन है। उसके बाद दूसरी किताब आई चाय, जीवन और बातें। तो यह भी कविता संग्रह है जिसमें 100 कविताएं केवल चाय पर लिखी गई हैं। इसके बाद दूसरा एक संग्रह फुर्सतगंज वाली सकून भरी चाय, यह भी लगभग 150 कविताओं का चाय पर संचयन है। तो एक विषय केवल चाय पर या केवल पेड़ को लेकर, पुष्प को लेकर, जिस तरह से मैंने 6 महीने, साल भर चाय को जिया या पेड़ को जिया, तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चाय और पेड़ का महाकाव्यत्व समझाने की कोशिश रही है कि चाय भी हमारे लिए उसी तरह से हो गया जैसे एक महाकाव्य का दर्शन हो। चाय के माध्यम से मानवीय सभ्यता और संस्कृति और विमर्श और लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मानवीय रिश्ते और संबंध निभाए जाते हैं, यह पूरा का पूरा चाय वाले संग्रह में, चाय की सीरीज में मैंने देखा। पेड़ वाले सीरीज में भी जो पेड़ की कविताएं हैं, 100 कविताएं, उसमें मेरी ये लगातार कोशिश रही कि पेड़ के साथ मानवीय सभ्यता और संस्कृति कैसे चल रही है। और इस कविता को लिखने के पीछे, इस संग्रह को लिखने के पीछे मेरे प्रेरणा मेरे बड़े भाई रहे। मेरे गांव पे एक नीम का पेड़ है घर के सामने, और एक दिन वो नीम का पेड़ गिर जाता है अपनी उम्र पूरा करके। तो मेरे बड़े भाई सूचना देते हैं कि विवेक, वो नीम का पेड़ गिर गया। तो मुझे उस समय लगता है कि नीम का पेड़ नहीं गिरा है, बल्कि घर का कोई आदमी गिर गया हो, और कोई हमारे घर का आदमी जैसे नहीं रहा। और उस तरह से उस नीम के पेड़ को लेकर
लगभग 3-4 महीना मैं परेशान रहा। ये बात है फरवरी 2017 की। और जून 2017 में पूरा 100 कविताओं का एक संचयन तैयार हो गया और वो बोधि प्रकाशन से आया, कुछ हो जाते पेड़ सा। तो मेरे भीतर किसी एक बिंदु को, एक पॉइंट को लेकर उसके विस्तार में जाने की एक शैली, एक क्षमता है। और उसको मैं कहूँगा कि यह मेरे भीतर फुटकर कविताओं के बहाने महाकाव्यत्व को पकड़ने की कोशिश है। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, साहित्य लेखन का काम एक बड़ी टेढ़ी खीर है जी। आपने भाई साहित्य लिखो, उसको रख लो, जब उसका प्रकाशन होता है या छपती है या आकाशवाणी दूरदर्शन से वह उसका प्रसारण होता है, तब आपको कैसा महसूस हुआ होगा, आप दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और मुझे याद आता है कि पहली बार जब प्रकाशन होता है तो इतनी खुशी होती है कि उसको शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और वो खुशी मुझे याद है कि 2003 में दिसंबर में किसी रविवार को मेरी कविता जब पहली बार प्रकाशित हुई थी राजस्थान पत्रिका में, तो मैं 10 दिन तक उसके रविवारी परिशिष्ट को बार बार उलटता पलटता था, देखता था। और उसके बाद पहली बार कांपते हुए आकाशवाणी झालावाड़ से हम लोग बोले थे, तो अपनी कविता की प्रस्तुति या अपने विचार की प्रस्तुति। तो देखिए, लिखने का धर्म तब पूरा होता है जब वह आप समाज में जाते हैं। और सामाजिक माध्यम मीडिया है, चाहे वो समाचार पत्र हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी जो माध्यम है, लिखना और कुछ नहीं है। आप अपनी आत्मा से बातचीत कर रहे हैं, पर जब तक आपकी आत्मा बाहरी लोगों से संवाद नहीं करेगी तब तक आपके लिखने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे लेखक हैं हमारे समाज में जो लिखकर अपनी डायरी में पन्ने रखे हुए हैं, लपेट कर लाल पोथी बनाकर वो अपने बक्से में रखे हुए हैं, संदूक में रखे हुए हैं, और वो समाज तक नहीं आए। तो सबसे ज़रूरी ये होता है एक लेखक के लिए कि उसको समाज में आने की, उसकी प्रस्तुति की जगह हो। इसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा नए लेखकों को भी, अन्य लेखकों को, कि वो ये न देखें कि मेरी रचना देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में छपे। समाज का कोई भी अखबार हो, बिल्कुल छोटा हो या छोटा बड़ा, इसकी गिनती न करें, सबसे छोटे अखबार में लिखें और एक नियमितता बनाएं, अभ्यास बनाएं, तो शायद उनके लेखन की क्षमता उभर कर आती है। और अगर आप केवल अपने लिए लिखते हैं तो लिखकर चाहे जितनी पोथी तैयार कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप लिखें और आप समझें, कोई मतलब नहीं। आपके लेखन का अर्थ तब है जब आपको पढ़कर कोई एक व्यक्ति कहे कि आपका मैंने पढ़ा था, ये चीज़ अच्छा लगा। और ये प्रतिक्रिया पाठक से मिलती है, ये प्रतिक्रिया दर्शक से मिलती है, ये प्रतिक्रिया जब हम क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की चमकती आंख से मिलती है। और यही मेरी ताकत है। तो नए नए विचार हमारे सामने पढ़ाते वक्त आते रहते हैं, तो उससे मैं सीखता हूँ, पढ़ाने के क्रम में सीखता हूँ, लोगों से समझने समझाने के क्रम में सीखता हूँ। और हर नई चीज़ एक लेखक को आकर्षित करती है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब बोड़खेड़ा पुल बन रहा था तो मैं वहाँ देख रहा था कि जो सरिया लगाए जाते हैं उसको राउंड करते थे, तो राउंड ऐसे कर रहे थे जैसे कि पहिया बना रहे हों। तो वो चीज़ मुझे बड़ा ध्यान खींची और उस पर मैंने फिर लिखना शुरू किया कि पहिए को घुमा रहा है, लोहे के पहिए को घुमाते हुए मनुष्य करके ऐसे। तो फ्लाईओवर हो या सबसे ज़्यादा तो देखिए, एज लेखक मैं अपना प्रेरणा बताऊं कि मेरे लिए प्रेरणा का जो बड़ा स्रोत है वह प्रकृति है। नदी, पेड़, पक्षी, पहाड़, ये मेरा ध्यान खींच लेते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं जयपुर रास्ते पर जा रहा था और मैं नीचे से उतर गया पुराने वाले जयपुर मार्ग से। और उस समय जो बूंदी का किला है और नीचे जो नवल सागर है और जो बूंदी का पूरा शहर है, एक प्राकृतिक दृश्य, वो इतना ध्यान खींचा कि वो एक रात मैं उसको लेकर बेचैन रहा और फिर अगले दिन उस पर एक पूरा लेख लिखता हूँ और वो स्तंभ के रूप में मेरे आता है। तो लेखक के लिए
मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, और वही लेखक बड़ा होता है जिसके साथ समय का मीडिया भी खड़ा हो। बिल्कुल सत्य। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार आपको मिला हो, बताइए दर्शकों को। बड़ा पुरस्कार और पुरस्कार लेने की एक अलग कला होती है, और मैं इस कला में अपने को माहिर नहीं समझता। मेरा पुरस्कार मेरे पाठक हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे श्रोता हैं, जो रेडियो पे लोग मुझको सुनते हैं, जो मुझको पढ़ते हैं अखबारों में, जो मुझे स्टेटस पे पढ़कर मुझे सूचना देते हैं, उनको मैं सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूँ। और बड़ा पुरस्कार है, और उस पुरस्कार से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। वैसे पुरस्कार के रूप में देखा जाए तो अभी यहाँ सार्वजनिक पुस्तक मंडल पुस्तकालय है, वहाँ से 2018, 2019, 2023, 2024 में उन्होंने साहित्य सेवी के रूप में पुरस्कार दिया। पर ये सब पुरस्कार एक लेखक को हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, पुरस्कार की राशि मायने नहीं रखती। आपके दर्शक और आपके पाठक जो आपके बारे में राय रखते हैं, वह राय बहुत बड़ी होती है। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे साहित्य के माध्यम से, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की युवा पीढ़ी बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ गति से युवा पीढ़ी चलना चाहती है। उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, और युवा पीढ़ी के पास धैर्य की और सहन शक्ति की कमी है। मैं यही चाहूँगा कि जो भी युवा पीढ़ी है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने भीतर सहन शक्ति लाएं। अक्सर हम अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पे कहीं बाई कण गई, उस पर जानलेवा हमला हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य से कीमती, जीवन से बड़ा कोई संदेश नहीं है। तो हमारे लिए जीने का रास्ता होना चाहिए, जीवन को ख़त्म करने का कोई विकल्प नहीं है। तो आज की युवा पीढ़ी से, युवा शक्ति से बस एक ही प्रार्थना और एक ही अपील है कि वह अपने भीतर धैर्य रखे, अपने सपने को लेकर चले, और जब तक सपने पूरे न हों तब तक हौसला रखे, टूटे नहीं। और हर सपना पूरा होता है, ईश्वर, प्रकृति सबको अवसर देती है, और ज़िंदगी बार बार अवसर देती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे विकल्प आते हैं, किसी एक विकल्प को लेकर, किसी एक रूप को लेकर हमें जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। और हौसला ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, इसके अलावा कोई पूंजी नहीं है। विवेक मिश्रा जी, जाते जाते एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों को और सुनाएं। ये मेरी हाल में आई हुई नई किताब है, फुर्सतगंज वाली सुकून भरी चाय। इसमें चाय पर 150 कविताएं हैं। चाय पर पृथ्वी घूमती रहती, चाय में स्वाद, रंग और आँच के संग भाप इस तरह घुली होती कि किसी एक से चाय का रंग नहीं उतरता, न ही चाय में किसी एक का स्वाद होता। चाय तो अपने भीतर पूरे संसार को इस तरह घुलाकर रखती है कि इससे इतर कुछ दिखता ही नहीं। चाय है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिंदगी अपने अर्थ, रंग और उल्लास के साथ नाचेगी। इसलिए चाय पर घूमती जिंदगी के साथ पृथ्वी घूमती रहती है। सुबह खिली सी चाय, सुबह की चाय खिली खिली धूप से, धूप घुली हवाओं से, चिड़ियों की चींची ध्वनियों से और चाय पत्ती के साथ हवाओं की छुअन लिए ऐसे पकती है कि चाय के साथ
एक नए राग में दिन आ जाता। सुबह की चाय आलस, जड़ता, अनमनापन से जगाकर अपने भाप में उड़ा ले जाती है। देश देशांतर की आवाज़ बन आती है और सुबह सुबह संसार की सारी ध्वनियों से संवाद करते करते एक सिरे पर ऐसे जोड़ देती है कि चाय है और आप चाय पर दुनिया को देख समझ रहे हैं। सुबह सुबह की चाय रचती है दिन भर का रंग संसार, दिन भर के कामकाज का हिसाब, और यह भी कि क्या करना है, क्या कुछ नए सिरे से देखना है, जानना समझना है। सब सुबह की चाय ऐसे सामने रख देती है कि इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। इस तरह सुबह की चाय अपने रंग, स्वाद और भाप को लिए हुए पूरे दिन राग संसार रच जाती है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह की चाय दिन को दिन बना जाती है। ये थे हमारे साथ साहित्यकार डॉक्टर विवेक मिश्रा जी। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी ने साहित्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान है और आज के समाज के बारे में इन्होंने प्रकृति को किस तरह दर्शाया है और काफ़ी कुछ लिखा है, ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।